नमस्कार साथियों। कल भारत ने एक अविस्मरणीय विजय हासिल की। यह विजय न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व को यह दिखाने के लिए थी कि क्रिकेट में हम चैंपियन हैं। आज तो हम सब चीजों में चैंपियन हैं। इस बार का एशिया कप कई मायनों में बहुत खास रहा। टीम इंडिया ने शुरुआती दौर से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि हम ही एशिया कप को लेके जाएंगे। सुपर फोर में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत, श्रीलंका को चौंका देने वाला प्रदर्शन, फिर फाइनल में एक बेहतरीन क्रिकेट जिसने हर जगह भारत को दिखाया कि वह चैंपियन क्यों है। जहां बल्लेबाजों ने रनों की बारिश की तो वहीं गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। भारत की ये सबसे बड़ी ताकत रही। इस मैच में कल सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय टीम के कप्तान थे, उन्होंने इस पूरे मैच में की जो भी इनकम उनकी रहेगी उसको आर्मी को डोनेट करने का फैसला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बकायदा इसकी घोषणा की। एक और बार एशिया का चैंपियन फिर भारत बना। सिर्फ यह टीम इंडिया की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ इस तरह का क्रिकेट जिसने उसको पूरी तरह पछाड़ा, तीनों मैचों में, एक अपने आप में विजय और अपने लिए गर्व की बात है। इस जीत को सबसे बड़ा हीरो कौन रहा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आगे की खबर को यदि हम जाने तो बीते दिनों में यूएन यूएन असेंबली में एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, अब भारत का उन्होंने पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और पड़ोसी मुल्कों पे विदेश नीति पर उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमा सुरक्षा और आतंकवाद पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद का प्रायोजक और आतंकियों का अड्डा कहा। पाक और सऊदी समझौते के बाद कहा जा रहा, पाक ने इसी की चर्चा यूएन असेंबली में, जो कि प्रधानमंत्री ने वहां के खुद ने की थी, कि हमारा और यूएई का एक अच्छा समझौता हुआ है, जो कि एक रक्षा समझौता है। भारत का आतंकवाद पर रुख साफ है कि हम आतंकवाद नहीं सहेंगे। इसके खिलाफ आपको एक डटकर हम एक नए भारत के रूप में सामने आएंगे, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया भी। कूटनीतिक भाषा में कड़े संदेश विश्व मंच पर भारत की साख को मजबूत करते दिखे। क्षेत्रीय राजनीति और संतुलन बहुत जल्द बदल सकते हैं, इससे ऐसे भी आसार सामने आए हैं। विदेश मंत्री का पूरा भाषण भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करता है। साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा भारत को यूएन में परमानेंट मेंबर के रूप में स्थान देने की बात अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली है। भारत वैसे ही बहुत सालों से इस असेंबली में परमानेंट मेंबर के रूप में जाना चाहता है। हालांकि देखते हैं इसमें आगे यूएन में क्या होता है। फिलहाल तो चीन भी हमारे साथ है। अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर है तमिलनाडु के कुरूर से। कुरूर में हुई एक भयावह घटना जिसने 40 लोगों की जान और 60 लोगों को घायल कर दिया। यह घटना इतनी गंभीर है, यह आप समझ ही सकते हैं कि 40 लोग इसमें मारे गए। इसकी वजह, इसके जिम्मेदार कौन है और अब आगे क्या होगा, इसे हम जानते हैं। 27 सितंबर को तमिलनाडु के कुरूर में थलापति विजय, जिनकी राजनीतिक पार्टी अभी अभी लॉन्च हुई है, उसी के प्रचार के सिलसिले में यह कार्यक्रम था। रैली में 10,000 लोग की जुटने की संभावना थी और उस क्षेत्र की भी क्षमता 10 से 12,000 लोगों के लिए थी, लेकिन रैली अपने समय से लेट होने के कारण वहां लगभग 30,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे दम घुटा, अफरा तफरी मची और इस भगदड़ ने अपना रूप लिया। विजय की ज्यादा देरी से पहुंचने, भोजन, पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण यह घटना हुई। अब तक इसमें 40 लोगों के मरने, 60 लोगों के घायल होने
जिसमें सबसे ज्यादा महिला, बच्चे और बुजुर्ग का होने की बात कही जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब देखते हैं आगे इसमें सरकार का क्या रुख होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि इनकी मौत दम घुटने के कारण हुई है। इसमें इसकी जांच में पुलिस ने टीवीके नेताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, सरकारी संपत्तियों को नुकसान और लापरवाही पर केस दर्ज किया है। विजय ने मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट में विजय की पार्टी ने अपने ही तरफ से सीबीआई और एसआईटी जांच की बात कही है। हालांकि राज्य सरकार ने जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित कर दिया है जो इस घटना की विस्तृत जांच करेगा। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने इस भगदड़ को डीएमके की साजिश बताया। बीजेपी ने सरकार की लापरवाही। पुलिस और सरकार दोनों में अपने अपने मतभेद इस मुद्दे के लिए रहे। कुरूर भगदड़ तमिलनाडु की राजनीति और सामाजिक स्थिति पर एक बड़ा बदलाव खड़ा कर सकती है। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल भी है। इस प्रकार की घटनाएं बीते कुछ समय में हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही हैं। भीड़ का एक जगह एक क्षमता की से ज्यादा भीड़ का इकट्ठा होना और फिर वहां पे इस भगदड़ की स्थितियों का उत्पन्न होना बहुत ही खतरनाक है। बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स टीम की जीत के समय भी इस प्रकार की घटना हुई। बंबई में भी इस प्रकार की कोई घटना हुई थी और यूपी में भी। इस प्रकार की घटनाओं का निरंतर होना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही जब ये घटनाएं पहले से होती चली आ रही हैं तो इनके प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण जैसी गतिविधियों पर पुलिस और प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है। साथ ही परमिशन देते वक्त भी इन में भीड़ के जुटने और साथ साथ उनके प्रबंधन की लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। ये सरकार और प्रशासन के लिए प्रश्न है कि वह ऐसा क्यों नहीं करते हैं। साथ ही हमें इस घटना से सीख लेते हुए आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर ऐसी किसी प्रकार की रैली में ज़्यादा लोगों की स्थिति में ना जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हालांकि ये घटना सभी को एक स्तब्ध करने वाली है। इसके प्रति हम भी शोक संवेदनाएं जताते हैं। साथ ही आगे की न्यूज़ पे यदि हम बढ़ें तो आगे की न्यूज़ असम के ऊपर है। असम जो कि उत्तर पूर्व का एक अच्छा वादियों वाला राज्य है, जैसे कि लेह लद्दाख है। असम इन दिनों सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का मातम मना रहा है। हर घर में शोक है, लेकिन सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। हाल ही की लेह घटना के बाद फिर वही मांगे असम में उठने लगी हैं। ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर घटना अपने ही एक स्टाइल पे हो रही है, ये कहा जाना अभी थोड़ा सा संशयपूर्ण है। असम में 40 से 30 हजार लोग एक मशाल रैली को निकाला है उन्होंने। पूरा मामला असम में 6 जनजातियों को छठवीं अनुसूची में शामिल करना, नौकरियों में आरक्षण, स्थानीय स्वायत्ता की मांग को लेकर है। हालांकि ये मांग नई नहीं है, ये सारी मांगे 2014 से ही चली आ रही हैं। इन 6 समुदायों की मांग 2014 से है। इसमें उन जनजातियों को एसटी का दर्जा दिलाने, छठवीं अनुसूची, नौकरी में आरक्षण, स्वायत्ता, शिक्षण सुधार आदि की मांगे उनके द्वारा की जा रही हैं। बीते 19 सितंबर को मटक जनजाति के द्वारा ही ये 40 से 50 हजार लोग मशाल रैली के रूप में सामने आए। साथ ही एक खबर भी रही कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एक प्रस्ताव भेजा था कि आपसी बातचीत से ये मुद्दा सॉल्व किया जा सके, लेकिन उन्होंने ये मुख्यमंत्री की इस बातचीत को ठुकरा दिया। मोरन समुदाय ने भी 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अहोम समुदाय भी सदिया में बड़ी रैली 2026 विधानसभा से पहले कर सकता है, जो कि बीजेपी के बहिष्कार से संबंधित होगी। राजनीतिक
कारण को यदि हम जाने तो इसमें इसका मुख्य सिर्फ और सिर्फ कारण है प्रतिनिधित्व की कमी है। चुनावी उसको सिर्फ चुनावी वादों की तरह लिया जाता है और स्थानीय स्वायत्ता में देरी की जाती है। आर्थिक कारण को यदि हम समझें तो रोजगार के सीमित संसाधन है, अवसर संसाधनों तक पहुंच में एक बाधा है और चाय बागानों में शोषण है। इसलिए इन्हें एसटी पे लाना बहुत आवश्यक है ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, साथ ही उनके जल जंगल जमीन के अधिकार भी एकदम अच्छे से बने रहें। सामाजिक कारण पहचान का संकट, भाषा का संरक्षण और शैक्षणिक पिछड़ापन इन चीजों से बाहर निकलने का है। सरकारी प्रतिक्रिया बीजेपी के वादे बनाम यदि हम वास्तविकता को समझें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था कि 6 महीनों के अंदर अंदर एसटी का दर्जा इन जनजातियों को दिया जाएगा। 2019 में राज्यसभा में इस बिल को लाया भी गया लेकिन पारित नहीं हो सका। 2021 में चुनावी घोषणा पत्र बनकर रह गया। 2025 में भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालिया घटनाक्रम को यदि समझें तो सरकार ने GOM कमेटी का गठन किया है। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की कमेटी गठित की गई है जो मार्च 2025 तक रिपोर्ट का वादा किया गया था, जिसमें रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। चाहे जो जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र पर सहमति से संबंधित है। यदि इस पूरे मुद्दे में चुनौतियों को समझें तो ये सारी जनजातियां एसटी में यदि आ जाती हैं तो वर्तमान में जो वहाँ पे एसटी संख्या है वो 12% है, वो बढ़ के 40% हो जाएगी। मौजूदा एसटी समुदायों का विरोध है कि इससे हमारे लाभ में कमी हो सकती है। राजनीतिक दबाव यह है कि 26वें विधानसभा चुनाव है से पहले इस प्रकार के मुद्दे का उठना बीजेपी शासित असम में बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ ही विपक्ष अपनी युवा नीति के लिए जिस तरीके से आज बना हुआ है उस तरीके से तो बीजेपी का जीतना वहां पे नामुमकिन भी हो सकता है। इसके लिए यदि हम आगे समझें तो इसके जो आरक्षण है उसका कोटा प्रभावित हुए बिना समयबद्ध कार्य योजना बनानी होगी। साथ ही आदिवासी आंदोलन का भविष्य में इन जो कारण है वो उन पर ही निर्भर हो सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो जाए, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक प्रभाव और संवैधानिक ढांचा। राजनीतिक इच्छा शक्ति केंद्र और राज्य के मध्य प्राथमिकता के रूप में उनकी मांगों को रखी जाए। विभिन्न समुदायों के बीच जो 6 समुदाय यदि इसकी मांग कर रहे हैं तो उनके बीच संतुलन या फिर समायोजन। साथ ही जो अलग समुदाय जो उनका विरोध कर रहे हैं उनसे अपना एक सामंजस्य बिठाएं ताकि इस सारे एसटी और 6वीं अनुसूची वाली मांग को आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को मना सके। संवैधानिक ढांचा एसटी मान्यता के लिए स्पष्ट मापदंड तैयार किए जाएं। वर्तमान में असम आदिवासी समुदायों का एक महत्वपूर्ण गढ़ है। साथ ही अब असम आदिवासी समुदायों के लिए एक अहम मोड़ पर भी खड़ा है, जहां आदि उनकी मांगे तो वैध हैं, लेकिन संविधान में सभी पक्षों के हितों का संतुलन बहुत जरूरी। सरकार को जल्दी इसमें ठोस कदम उठाने होंगे, वरना आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है। साथ ही इस आंदोलन में जो भी 6 जन समुदाय सम्मिलित हैं वह सारे 6 की 6 समुदाय एकत्रित रूप से भी पार्टी का सरकार का विरोध कर सकते हैं। विरोध जैसी स्थितियों से निकलने के लिए सरकार को उचित कदम समय रहते उठाने होंगे। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ पंच के साथ। मैं हूं नयन बघेल। आप देख रहे थे आज की प्रमुख खबरों को। थैंक यू।